माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, उससे कोई समझौता नहीं होगा। कोई जेल में है तो कोई जहन्नुम में है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो खुद ही राम नाम सत्य है की यात्रा पर निकल गए हैं। जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। सीएम योगी कहते हैं माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं। इसलिए जहां उनकी सही जगह है वहीं समय से उनको पहुंचा देना चाहिए। इसी कड़ी में 4 साल का भगोड़ा, 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान योगी को चैलेंज देने की कोशिश कर रहा था। जंतर मंतर पर तिलचट्टों का हमराही बनने की तैयारी कर रहा था। योगी की पुलिस ने कर दिया उसका काम तमाम। अब उसके साथी डर के मारे बोल रहे हैं जय श्री राम। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर यूपी में रहना है तो ये माफियागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वो डेंटिंग पेंटिंग, उसमें ऑपरेशन चलाया जाता है। एक है ऑपरेशन लंगड़ा, एक है ऑपरेशन खल्लास। ऑपरेशन खल्लास यानी या तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, आपके लिए नर्क का द्वार खुल जाएगा, या फिर आप चले जाएंगे जहन्नुम। यही होता है उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, फुरकान, वो फुरकान जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय खुले में डंके की चोट पर गुंडागर्दी किया करता था। मुकीम काला, फुरकान, ये सब उसी गैंग के सदस्य थे दर्शकों, जिन्होंने वहां कैराना में हिंदुओं की नाक में दम करके रखा था। खासकर वहां के जो व्यापारी थे उनको लूटते थे, शोषण करते थे, उनके हकों पर डकैती डालते थे, उनसे रंगदारी मांगते थे, और परिणाम स्वरूप वो हिंदू कैराना के वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। दर्शकों, मैंने पहले भी एक स्टोरी इस पर बनाई है। फुरकान तो चला गया जहन्नुम, लेकिन उसने जो दुस्साहस किया, आप देखिए, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते हैं। आपको याद होगा अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी के तिलचट्टे वहां लोगों को मूर्ख, अभी भी मूर्ख ही बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उस समय हमारे जेनजी, हमारे छात्र उनके चक्कर में आकर के वहां पर इकट्ठा हुए। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो जेन्युइन मांग को लेकर के वहां पर आए थे, लेकिन ज्यादातर वहां देश तोड़क तत्व पहुंचे और वहां उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, पीएम को गालियां दी, हमारी भारतीय सेना को गालियां दी, दिल्ली पुलिस को गालियां दी, हमारे सुरक्षा कर्मियों को गालियां उसी जंतर मंतर के मंच से दी गई। दर्शकों, देश सब कुछ देख रहा था। फिर ऐलान होता है कि 20 जुलाई को हम संसद का घेराव करेंगे। समझाया गया, बुझाया गया, लेकिन माने नहीं। जब नहीं माने तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और बल प्रयोग जो हुआ उसमें कुछ छात्रों को चोटें आईं। दर्शकों, वो एक अलग विषय है। जो ये कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, दिल्ली पुलिस वालों को गुंडे बता रहे हैं, लेकिन उसी दिल्ली पुलिस ने कुछ आंकड़े जारी किए जिसमें बताया गया कि 2873 अपराधी उस दिन जंतर मंतर पर मौजूद थे। ये जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके तहत उनकी पहचान हुई, और उन 2873 में से 989 ऐसे अपराधी थे जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के, लूट के, दुष्कर्म के, ये सब कुछ गंभीर धाराओं में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। उन्हीं में से
उन्हीं में से एक फुरकान था। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि फुरकान जब 2017 में उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार आई, महाराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो सबसे पहले महाराज जी ने यही कहा, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उत्तर प्रदेश से चले जाएं, नहीं तो फिर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। अब फुरकान जैसे जो अपराधी, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, उनको लगा 5 साल के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, फिर हमारे भैया जी की सरकार आएगी, फिर हम ऐसे ही अपना तांडव करेंगे। यह सब कुछ चलता रहा। उसी दौरान ऐसा होता है, जब योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करनी शुरुआत उसकी करते हैं, तो फिर फुरकान जैसे ये जो चेले चपाटे हैं, किनके चेले चपाटे दर्शकों? ये माफियाओं के चेले चपाटे हैं, जो फिर धीरे धीरे करके बड़े माफिया बनने की तैयारी करते हैं। वो जेल चला जाता है, और ये हमारा सिस्टम है कि अपराधियों को बेल भी मिल जाती है। उसको बेल मिल गई, बेल मिली, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। जिस व्यापारी की हत्या की गई थी, जिसका वो आरोपी था, उस परिवार, वो व्यापारी का जो परिवार था, जो उस समय पलायन करके सूरत चला गया था, जब महाराज जी की सरकार आई तो वो वापस लौट गया। योगी जी उस परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए गए, पूछा कि भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बच्ची, जिस समय उसके पिता की हत्या हुई थी, उस समय वो 5 वर्ष की थी, और जब योगी जी उस बच्ची से, उस परिवार से मिलने के लिए गए, उस समय उसकी उम्र 9 वर्ष की हो गई थी। उस बच्ची ने योगी जी के कान में आकर के कहा कि देखिए जी, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने वो जो अपराधी था, जिसने वो अपराध किया था, ऐसा एक व्यक्ति देखा है। योगी जी ने जिले के कप्तान को बुलाया, उससे पूछा कि भाई पता करो कि वो अपराधी बेल पर तो नहीं है। ये खबर लीक हुई, वो अपराधी, वो फुरकान, वो चला गया कोर्ट में, कहा कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मैं जेल में रहूंगा। तभी से वो योगी के निशाने पर था दर्शकों। लेकिन इस दौरान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में धीरे 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 वो अपना नेटवर्क फैला रहा था। उसको लग रहा था कि भाई देखिए, हम तो आएंगे 2022 में, हमारे भैया जी की सरकार आ जाएगी और फिर हम अपना तांडव करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि प्रदेश की जनता ने फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब 5 साल के लिए बात और गई। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये तिलचट्टे, ये योगी की छवि को धूमिल करने के लिए, वो चुनाव बिगाड़ने के लिए, वो सब कुछ तैयारियां की जा रही हैं दर्शकों। इसकी पटकथा जैसे किसान आंदोलन की लिखी गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, ऐसे ही ये छात्रों की आड़ में ये आंदोलन यहां जंतर मंतर पर किया गया। वो तो सरकार ने समय रहते समझबूझ से उन तिलचट्टों को जंतर मंतर से हटा दिया। उसके लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उन्होंने लिया। शिक्षा मंत्री की कुर्सी, बोला कोई बात नहीं भाई साहब, बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले को शांत करना है। दर्शकों, ये 989 अपराधी, उनमें से एक फुरकान, दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को बताया, भाई साहब ये फुरकान यहां पर आया था। पुलिस एक्टिव हो गई। और फिर आप देखिए ये सिस्टम दर्शकों, ये उस समय की तस्वीर जब योगी जी उस परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ठीक है। और ये मोहम्मद फुरकान, ये 5 अगस्त को जहन्नुम पहुंच गया। ये था मुकीम काला, इनकी गुंडागर्दी चलती थी, इनका तांडव चलता था, और फुरकान को लग रहा था कि देखिए बच तो गया हूं, अब एक नींव तैयार करनी है, फिर से ये बताना है कि देखिए हमारी ताकत कितनी है ना। ऐसे लोग, वो मौलाना तोकीर रजा, वो भी अपनी ताकत दिखा रहा था। कल फिर बोले हैं योगी जी उस मौलाना के बारे में, कहा कि मौलाना ताकत दिखा रहा था, धमकी दे रहा था। प्रशासन सहमा कि जी क्या करें क्या ना करें, ये तो ताकत दिखा रहा है। योगी जी ने कहा, बोला चिंता मत करो, तैयारी करो और इसको निपटाओ। हो गया काम। बाबा ने कहा तैयारी करो। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा होता है बिना बाबा की इजाजत के नहीं होता है। और आपको याद होगा बरेली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मौलाना जेल में है, नाक रगड़ रहा है, कह रहा कि जी छोड़ दो। यही तो बताया योगी ने, सुनिए। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था,
लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बख्श दो, एक बार जान बख्श दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। अब दर्शकों देखिए इस फुरकान को लेकर के क्या खुलासा हुआ है। जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं, अब मीडिया रिपोर्ट्स में छपना भी शुरू हो गया है। 12 साल की दहशत का खात्मा, हत्या और नशे के कारोबार से लेकर सीजेपी के आंदोलन तक पूरी कहानी बताया जा रहा है। पुलिस ने शामली के कैराना समेत 3 राज्यों में सक्रिय मुकीम काला गैंग के बदमाश फुरकान को एनकाउंटर में मार गिराया। फुरकान के पास से असलहों समेत 30 कारतूस मिले, जिससे आशंका है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। साल 2014 में फुरकान ने कैराना में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या की थी, जिसके बाद पलायन का मुद्दा वहां गरमाया था। अब देखिए खुलासा, राजनीतिक आंदोलन में भी रहा शामिल। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फुरकान हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एक आंदोलन में शामिल हुआ था। पुलिस को इस संबंध में अहम जानकारी मिली है और वो फुरकान के दिल्ली प्रवास, उसके संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार मन्ना माजरा गांव का एक युवक फुरकान के लगातार संपर्क में था। दोनों दिल्ली में आंदोलन के दौरान करीब 2 दिन साथ रहे। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फुरकान आंदोलन में किन किन लोगों से मिला, वहां जाने का उसका असली मकसद क्या था। पुलिस आंदोलन स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा रही है और फुरकान के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट, अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं फुरकान ने आंदोलन की आड़ में अपने नेटवर्क का विस्तार करने या राजनीतिक शरण लेने की योजना तो नहीं बनाई थी। आप समझिए दर्शकों, ये कितने बड़े कलाकार लोग हैं। दर्शकों, शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान के तार वो 3 राज्यों से जुड़े हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि फुरकान लूट और रंगदारी की वारदातों की आड़ में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार भी चला रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल में नशा तस्करी से जुड़े कई लोगों के साथ उसके संपर्क होने का खुलासा भी हुआ है। पुलिस की जांच के अनुसार फुरकान पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर, असम के म्यांमार बॉर्डर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के बरेली से नशे की खेप मंगवाता था। इस खेप को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता था। इस अवैध धंधे में उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर रखा था। पुलिस को फुरकान के 3 सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं, जिनकी जांच से पता चला है कि वो कैराना के अलावा हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम के कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस अब इन सभी संपर्कों की गहन जांच कर रही है और इस नशीले नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि फुरकान ने अपनी पत्नी रेशमा और अन्य रिश्तेदारों की मदद से नशे का कारोबार शुरू किया था। लगभग 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी रेशमा को भी नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो करीब 5 महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि फुरकान नशे के कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपने आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करता था। इसी धंधे की आड़ में वो रंगदारी और लूट जैसी वारदातों को भी अंजाम देता रहा। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फुरकान पुलिस को भ्रमित करने के लिए दाढ़ी रखता था और कंधे पर तौलिया डालकर चलता था। पंजाब और हरियाणा में रहने के दौरान उसने कई लोगों के सामने खुद को हाफिज के तौर पर पेश किया और कहा कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है ताकि उस पर कोई शक ना करे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फुरकान पुलिस से बचने के लिए अपने परिवार के साथ पंजाब में बसने की योजना बना रहा था और इसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फुरकान के पास से एक बैग बरामद किया। इस बैग में उसके कपड़े, 30 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि फुरकान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बरामद सामान की विस्तृत जांच की जा रही है।
कुख्यात मुकीम काला और फुरकान के मारे जाने के बाद पुलिस की नजर दोनों गिरोहों के बचे हुए सदस्यों पर टिकी हुई है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार मुकीम काला गैंग के अधिकांश सदस्य या तो जेल में हैं या पुलिस कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। पुलिस गिरफ्त से बाहर बचे सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। वर्ष 2021 में चित्रकूट जेल में गैंगवार में मुकीम काला की मौत के बाद उसके करीबी रिजवान ने गिरोह की कमान संभाली थी। पुलिस की लगातार कार्रवाई से गिरोह का नेटवर्क कमजोर पड़ा है और अधिकांश सदस्य कानून के शिकंजे में आ गए हैं। कैराना प्लान प्रकरण के मुख्य आरोपी और इस 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अब जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कानून व्यवस्था अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। पार्टी कैराना पलायन और फुरकान एनकाउंटर को जोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास करेगी। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। वर्ष 2014 में व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या के बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने फुरकान का आतंक खत्म करने में पूरे 12 साल लग गए। पुलिस जब भी उसके करीब पहुंची वो या तो भाग निकला या फिर अपनी जमानत तुड़वाकर जेल पहुंच गया। पुलिस से बचने के लिए फुरकान ने रंगदारी की आड़ में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क खड़ा कर लिया था। आखिरकार 5 अगस्त को पुलिस की घेराबंदी में फुरकान मारा गया और उसके आतंक का अंत हो गया। दर्शकों, पुलिस की जानकारी के अनुसार यह मुकीम काला गैंग के 14 प्रमुख सदस्य थे। इनमें से 2 मुकीम काला और अरशद ये पहले ही मारे जा चुके हैं। 8 सदस्य विभिन्न जेलों में बंद हैं। 3 सदस्य जेल से बाहर हैं जबकि 1 सदस्य पुलिस की रडार से बाहर है। मुकीम काला, अरशद, बड़ी माजरा, इनकी पहले मौत हो गई। जेल में बंद हैं शेख जादानगर, तित्रो, हैदर, मेहताब, नीरज, मुंसाद, बशर और इसके अन्य सदस्य। जेल से बाहर हैं रिजवान, हारून, आसिफ और पुलिस की रडार से बाहर हैं फरमान, भूरा गांव का वो रहने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है दर्शकों, इसलिए ये जो हिस्ट्री शीटर हैं, ये बदमाश हैं, इनकी कुंडली ये पुलिस के पास में है। कौन है कौन नहीं है, कौन कहां भाग रहा था, कौन क्या तैयारी कर रहा था। आप सोचिए ना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था। सोचिए, कल्पना करिए। इन बदमाशों पर आफत क्यों है, इन हिस्ट्री शीटरों पर आफत क्यों है, गुंडागर्दी इनकी कैसे निकल रही है। और माफियाओं को प्रश्रय देने वाले लोग, उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने वाले लोग, ये लाल टोपी वाले, ये कुछ बोल पा रहे हैं क्या? इनमें बोलने की हिम्मत है क्या? कोई हिम्मत नहीं है दर्शकों इनके भीतर। ये डरपोक लोग हैं, ये माफियाओं से डरते थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे, ये दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। बाबा खतरनाक फॉर्म में है, इनको लगता है कि ये योगी को चैलेंज कर देंगे ऐसे ही। ये चढ़ावा चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाने वाले लोग, कल कहा बाबा ने, देखिए ये हम काम करना चाहते हैं इसलिए हम लगातार डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और योगी ने एक बार फिर से कह दिया दर्शकों, कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए कोई फिक्र नहीं है, हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। दर्शकों, बाबा कहते हैं आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं, आओ बच्चू, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कि कैसे दंगा होता है। सुनिए क्या कह रही हूं। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं, आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। दर्शकों, योगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह ऐसी थी जिनको लोग अपशकुन कहते थे कि वहां जाएंगे तो भैया कुर्सी चली जाएगी। योगी ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बना मुझसे भी कहा गया कि महाराज जी कहां जा रहे हैं, कुर्सी चली जाएगी। महाराज जी ने कहा कुर्सी कल जानी हो आज चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। सुनिए क्या बताया। 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे, लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना
मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और दर्शकों, एक बार नहीं अनेकों बार ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहां घंटी बजाने के लिए नहीं आए हैं, उसके लिए मेरा मठ ही काफी है। जिस गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, उसका केवल यहां प्रदेश और इस देश में सम्मान नहीं है, विदेशों से लोग आते हैं बाबा के मठ में, वो परंपरा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आया हूं। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों से है दर्शकों, कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, लोग बड़ी चर्चा करते हैं उनकी। अरे इकरा हसन देखिए कितनी सुंदर हैं, इकरा हसन कितनी शालीनता उनके भीतर है, कितने अच्छे से बात करती हैं, संसद में जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें हैं दर्शकों। लेकिन इकरा हसन किस परिवार की बेटी हैं? उनके भाई क्या काम करते थे? किसके चुनाव प्रचार के लिए इकरा हसन विदेश से आई थी जब उनके भाई जेल में बंद थे? किन अपराधों में बंद हैं? ये मुकीम काला, ये फुरकान जैसे लोग, ये किसकी सह पर वहां पर गुंडे बने हैं, बदमाश बने हैं? उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा क्या? कभी कुछ बोलेगा क्या? कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे तुम लोग क्या करते थे? हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। 85% मुसलमान कैराना में, बचे कुचे। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि लोग ये कह रहे थे कि भैया लड़ने का कोई मतलब नहीं, हमारी औकात नहीं, हम कैसे लड़ लेंगे? वो 85% हैं, हम 15%। उपाय एक है कि यहां से निकल लो, कहीं और जाके रहेंगे। ऐसा क्या हो गया कि 2017 के बाद में जब बाबा की सरकार आई, वो लोग जो पलायन कर गए थे वो वापस आए कैराना में। संभल में 45% हिंदू थे, 15% बचे। कहां गए 30%? कैसे वो 30% जो हिंदू कम हुए, वो 30% मुस्लिम बढ़ गए? ऐसा क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा। किसी को कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। मुंह में फेविकोल जम जाता है जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा। अरे कौन करता था हिंदू मुसलमान? कौन करता है आज? क्या मुसलमानों को जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है? आंकड़े उठाइए, पढ़िए। उनकी जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है, उससे दोगुनी उनकी हिस्सेदारी है जन कल्याणकारी योजनाओं में। यह है डबल इंजन की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ये गुंडे बनने की प्रवृत्ति, ये बदमाश बनने की इच्छा, ये जंतर मंतर पर जाकर के वहां नौटंकी ड्रामेबाजी करने की तैयारी, क्या करना चाह रहे थे? करना क्या चाह रहे थे? क्या हो गया कि उस आंदोलन के आखिरी वक्त में उस मंच से यह कहा जाता है कि योगी जी अपने यहां पेपर लीक रोक लीजिए, वरना जंतर मंतर से ज्यादा आपके लखनऊ में भीड़ जुटा देंगे हम। कौन लोग थे वो कहने वाले? वही तिलचट्टे थे। हिम्मत है तो जाइए लखनऊ, जाइए, वहां इंतजार कर रही है बाबा की पुलिस। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।